हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके महत्वपूर्ण सवालों का एक क्या है, समुच्चय है, सेट है। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पीएससी का एग्जाम हो, सीजीएल या सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, या आपका एसएससी का पेपर हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, या इसी के साथ दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सुपर टेट, टेट, ईवीएस, एनडीए, सीडीएस, कोई भी परीक्षा हो, ये सवाल सभी जगह आपको लाभदायक रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की सीरीज देख सकते हो, और रीजनिंग का सीरीज, मैथमेटिक्स का सीरीज, ये सारी सीरीज आपके लिए, और इंग्लिश की पूरी वीडियो जो सीजीएल, सीपीओ सभी के लिए काम आएंगी। आप गुप्ता क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हो। तो अब चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो के मोटिवेशन कोट्स के साथ जो आपके सामने हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएंगी। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि भविष्य, भाग्य और कर्म, इन तीनों चीजों को बैलेंस बना के काम करिएगा। आपके हाथ में केवल कर्म है। कर्म करो, कर्मा करो, फल जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, बस केवल आप कर्म करो। ठीक है, तो इस कर्म के नारे के साथ अब चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल कंटेंट है। इंग्लिश में क्या लिखा? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। हिंदुस्तान पर महाभियोग का मतलब क्या है? इंपीचमेंट का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को उसकी पोस्ट से जबरदस्ती हटाना। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को, जबरदस्ती हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग केवल और केवल, महाभियोग शब्द केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है। वापस सुनो, महाभियोग शब्द केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज हुआ है, ना कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना ही भारत के अन्य जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, ना ही भारत में कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना ही चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। याद रखना, केवल महाभियोग शब्द किसके लिए लागू हुआ है? भारत के राष्ट्रपति के लिए। और जितने भी शब्द मैंने आगे बोले हैं उन सबको महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जैसे हटता है ऐसे ही हटाया जाएगा। इन सब के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, महाभियोग नहीं। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को याद है भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन से आर्टिकल का सहारा लेते हो आप? आर्टिकल नंबर 61 का आप सहारा लेते हो, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए आर्टिकल नंबर 61 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति को कब हटाया जाएगा? जब भारत का राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करे, तब उसे उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति या तो स्वयं रेजिग्नेशन दे दे। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले भारत के राष्ट्रपति को कितने तरीके से हटाया जा सकता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति अपनी पोस्ट से कैसे हट सकता है? या तो खुद के रेजिग्नेशन के द्वारा, या मृत्यु के द्वारा, या उसका समय काल पूरा हो जाए, टर्म टेन्योर पूरा हो जाए, या चौथी कंडीशन है उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। तो भारत के राष्ट्रपति को 4 विधियों के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे कैसे? या तो खुद रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे कि भाई मेरी इच्छा नहीं राष्ट्रपति बनने की। दूसरा क्या दे दे, क्या हो जाए? उसकी मृत्यु हो जाए। तीसरा वर्ड क्या होगा? उसका टर्म टेन्योर पूरा हो जाए, कार्यकाल पूरा हो जाए। और चौथा वर्ड क्या होगा? उसे सर महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई महाभियोग की बात। अब महाभियोग के बारे में कुछ उल्लेखित बातें हैं जो आपके सामने याद रखना चाहिए। महाभियोग कहां लग सकता है? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं पर भी इसको लाया जा सकता है। ठीक है, क्या कंसेप्ट होगा? इधर देखो, महाभियोग, प्रेसिडेंट इज टेकन आउट फ्रॉम द पोजीशन बाय इंपीचमेंट। इंपीचमेंट का मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट द प्रॉब्लम ब्रिंग इन द लोकसभा या राज्यसभा। इस समस्या को या तो डिस्कशन किया जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी, विथ सपोर्ट ऑफ 1/4। याद रखना, लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य अगर ये कह दे कि हां राष्ट्रपति को हटाना जरूरी है, प्रपोजल है, अभी ये रिजोल्यूशन है स्टार्टिंग में, तो राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग की समस्या लागू होगी। और राष्ट्रपति को रिजोल्यूशन ऑन कॉपी सेंड टू प्रेसिडेंट बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले, संसद में कार्रवाई होने से 14 दिन पहले, क्योंकि पहले तो रिजोल्यूशन पास हो गया, हाँ भाई हटाएंगे,
अब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि सर अब अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आ जाओ, अपनी बात रख लो। और उसके बाद फिर डिस्कशन होगा। द डिस्कशन टेक प्लेस अगेंस्ट रिजोल्यूशन एट द मिनट ऑफ 2/3। याद रखना, अब यहां 2/3 है। 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट मींस प्रॉब्लम इज एक्सेप्टेड। अगर 2/3 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित 2/3 सदस्य अगर राष्ट्रपति के अगेंस्ट वोट डाल दें तो अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाएगा। महाभियोग लागू हो जाएगा। फ्रॉम हिज टेकन आउट, और राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से त्यागपत्र देना होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। Which article of the Constitution of India provides that each Indian state will have a governor? वो कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। मतलब एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर, प्रत्येक राज्य एक राज्यपाल रखता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? क्या आर्टिकल 152 है, या आर्टिकल 153 है, क्या आर्टिकल 151 है, या आर्टिकल 154 है? तो योद्धाओं बताओ, योद्धाओं की सीरीज है और योद्धा बैच के आप सभी कॉम्पिटिटर हो, तो बताइए इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसी बात करेगा प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? कौन सा आर्टिकल ऐसा है? तो आप लोगों को याद रखना होगा, आर्टिकल नंबर 153 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह तय किया गया कि एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन में? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो आर्टिकल नंबर 153 ने बताया कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब सवाल है, ये तो बात क्लियर हो गई कि सर अब एक और बात बताओ, इसके बारे में क्या लिखा है? तो देखो, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, आर्टिकल नंबर 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। 154। अब कहोगे सर ये क्या कह दिया आपने इतनी देर में? आप लोगों को याद रखना होगा, राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है? एक राज्य का प्रमुख होता है, जबकि राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल, राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और राज्य के राज्यपाल की शक्ति आर्टिकल नंबर 154 में आती है। पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल नंबर 154। और एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा किस आर्टिकल ने कहा? 153 ने कहा। एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा 7वें संविधान संशोधन 1956 में तय हुआ। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिखी है। कंपल्सरी वन गवर्नर शुड बी देयर फॉर द स्टेट, ये जरूरी है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम था 7वां संविधान संशोधन। उसमें क्या लिखा है? गिवन स्पेस टू द सेम गवर्नर टू सिट ऑन, देखो याद रखना, 1 और 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन में? 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के द्वारा यह तय हुआ। बात क्लियर है? All the implement action should be done in name of the governor। एक राज्य में जो भी प्रगति का काम कुछ होगा वह राज्यपाल के नाम से ही होगा, क्योंकि वह राज्य का प्रमुख है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की यात्रा पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है, ये आपका रिवीजन हो रहा है, इससे आप पूरा रिवाइज कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स? ये बात आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है, नहीं तो क्वेश्चन का जवाब तो मैं ऐसे देते चला जाऊंगा, उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पड़े हैं, आप किसी की भी यूट्यूब की वीडियो देख लो, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब एक्सप्लेनेशन पूरा मिले, टाइम का यूटिलाइज हो, टाइम वेस्ट ना हो, फायदा तब है। क्या लिखा है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द इमरजेंसी ड्यू टू, भारतीय संविधान के संबंध में क्या लिखा है? युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल। ध्यान देना, इमरजेंसी ड्यू टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द इमरजेंसी ड्यू टू। भारतीय संविधान के संबंध में युद्ध, देखो ये क्या लिखा? वॉर, एक्सटर्नल अटैक और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, आप सबको पता है हिंदुस्तान में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, सेकंड होता है स्टेट इमरजेंसी, राज्यपात, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखना है, इनमें से केवल प्रथम प्रकार का जो आपातकाल लगता है नेशनल इमरजेंसी, उसी में ही
352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। याद रखना, इमरजेंसी की बात आते ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। इस सवाल का जवाब तो आपको मैं यहीं पर दे देता हूं। क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 352 आएगा। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अगर बहुत बेहतर तरीके से हो जाता तो अच्छी बात होती। आइए मेरे साथ यात्रा पर, आइए मेरे साथ यात्रा पर। यात्रा आपको ऐसे लेके चलेंगे जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। टाइप ऑफ इमरजेंसी याद रखिएगा। आपातकाल के प्रकार, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, सेकंड होता है स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात इस हिंदुस्तान में 3 बार लागू हुए हैं। राष्ट्रीय आपात भारत देश में, हमारे प्यारे भारत देश में 3 बार लागू हुए हैं। सबसे पहले 1962 1962, सेकंड टाइम कब लगा? सेकंड टाइम कब लगा? 1971 1971, थर्ड कब लगा? 1975 1975। इस तरीके से भारत में राष्ट्रीय आपात केवल 3 बार लगे हैं, और राष्ट्रीय आपात के केस में ही मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, अन्यथा नहीं। याद रखना है, किसी भी आपातकाल में कौन से स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किए जा सकते। केवल नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। उनमें भी आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले सस्पेंड होगा, और आर्टिकल नंबर 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंड इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। योद्धाओं, आप लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले समाप्त होगा, परंतु आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई हो गई। यहां तक कोई डाउट है? वेल डन। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की यात्रा पर। देखो, स्टेट इमरजेंसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल आज तक इस हिंदुस्तान में कितनी बार लग चुका है? 100 प्लस बार लग चुका है। सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा है, सबसे पहली बार पंजाब में लगा है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी इस देश में आज तक 1 बार भी नहीं लागू हुई है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का जवाब देख लिया। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड तय करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 10 सवाल लिए हैं, लेकिन 10 नहीं है, 100 का काम करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो लाभ मिलेगा आपको। क्या लिखा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? सवाल सीधा साधा ये है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 ये आपको क्या देता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अनुच्छेद 330 क्या है? तो आइए मेरे साथ यात्रा पर चलते हैं। आर्टिकल 335 द क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कांस्टेंट। ये अब सब बातें आपको समझ में आ गई। अब इससे आगे इसी में एक्सप्लेनेशन और बेहतर वाला देखिएगा। क्या लिखा है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल नंबर 330 से 342 की यात्रा चल रही है। 330 से 342 की यात्रा चल रही है। तो क्या लिखा है 330 में? ध्यान देना, 330 में क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा। किसमें लिखा है? लोकसभा में, अनुच्छेद 330 के तहत है। जबकि 335 में क्या लिखा है? क्लेम ऑफ एससी एसटी इन सर्विस एंड पोस्ट। नौकरियों में एससी एसटी, नौकरियों के लिए ध्यान देना, नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 335 है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 330 है। ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। ये सारे के सारे प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 16 है। आप लोगों को मालूम होगा पार्ट नंबर 16 में सारी बातें लिखी है 330 से 342 में। आपने कहा कि ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब नेशनल कमीशन, देखो नेशनल कमीशन एससी और एसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद किसमें? 338 और 338 ए में है। ये दोनों आर्टिकल भी आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अनुच्छेद 338 में है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए में है। क्लियर है? ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी का? जल्दी बताइए। वेल डन, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है?
Which of the following article of the Constitution of India is associated with the election of the President of India? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल नंबर 52 से 62, 52 से 62 तक लगातार है। 52 से 62 तक तो राष्ट्रपति के डायरेक्ट अनुच्छेद हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 52 में क्या लिखा है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में लिखा है उसकी पावर क्या होगी। आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा है? उसका चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन। तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात किसमें लिखी है? आर्टिकल नंबर 54 में लिखी है। ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, 15th नंबर की राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा से आती हैं, उड़ीसा की पृष्ठभूमि से आती हैं और भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आप कहोगे सर इनके बारे में, ये सारा का सारा ब्यौरा इन्हीं के बारे में लिखा है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारत की राष्ट्रपति के बारे में लिखा है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल नंबर 280 आता है। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल नंबर किसके आता है? 280 के तहत आता है। वित्त आयोग अगर आपसे कोई सवाल पूछने लगे किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपका जवाब होगा सर आर्टिकल नंबर 280 के तहत वित्त आयोग आता है। भारत में 5 साल के लिए आता है और भारत का राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को नियुक्त करता है। फाइनेंस कमीशन का काम है केंद्र व राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा, करों का बंटवारा। ठीक है, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। वर्तमान में भारत के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो अब वो देख लेते हैं। आइए मेरे साथ यात्रा पर। यात्रा चली है, अभी खत्म नहीं हुई है। यात्रा चली है, खत्म नहीं हुई है। आप देख रहे हो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग अगर आपसे कोई सवाल पूछता है इसकी स्थापना कब हुई? 22 नवंबर 1951 में हुई। 22 नवंबर 1951 में हुई और वर्तमान में वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। अब आप कहोगे कि सर एक बार बताओ कौन से नंबर के हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15th नंबर के हैं, जिनका नाम क्या? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। और वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं, जिनका नाम है एन.के. सिंह। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये वीडियो 2023 में आपके लिए बनाई जा रही है। अब ये मत कहना जुलाई मंथ चल रहा है कि कल अगर चेंज हो जाए तो सर आपने तो बताया था ये है, तो आप भैया अपना चेक कर लेना, अपडेट करते रहना। वेल डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? भारत में इनमें से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? सवाल आपसे यह पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जवाब देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, याद रखना, चुनाव, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। वापस सुनो, वापस एक बात सुनो। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में आएगा। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में आएगी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा ऐसा लिखा है आर्टिकल नंबर 54 में। चुनाव की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होगा, प्रोसीजर क्या होगा, कौन लोग वोट देंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। यह प्रक्रिया किस में लिखी है? आर्टिकल नंबर 55 में लिखी है। कहां लिखी है? आर्टिकल नंबर 55 में लिखी है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन का जवाब यहां पर आर्टिकल नंबर 55 दिया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम के द्वारा होता है और भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। क्लियर है? और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वो हिस्सा लेंगे? राज्यसभा एंड लोकसभा के एमपी एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर्स, ये सब लोग वोट देंगे। ये सभी लोग वोट देंगे। कौन कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा। 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्यों को एमएलए कहते हैं। इस तरीके से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल महत्वपूर्ण वाले दिए हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
आर्टिकल नंबर 55 क्या कह रहा है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा कोरम, कोरम का मतलब होता है कि कितने गण होने चाहिए क्लास लेने के लिए। जैसे मेरी क्लास में अगर मैंने कहा 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चों में से मैं क्लास तब लूंगा जब कम से कम 10 बच्चे मेरे सामने उपस्थित हों। एडमिशन तो 100 ने लिया है लेकिन 10 भी नहीं आए तो मैं क्लास नहीं लूंगा। मिनिमम क्लास लेने के लिए टोटल मेंबर्स का 1/10 होना चाहिए, इसी को कोरम कहते हैं। अगर लोकसभा में 543 मेंबर हैं तो 543 में से 54 मेंबर होने चाहिए, 55 मेंबर होने चाहिए लोकसभा चलने के लिए। अगर राज्यसभा में 245 मेंबर हैं तो कम से कम 25 लोग हों राज्यसभा की कार्रवाई चलाने के लिए, तो इसको बोलते हैं कोरम। तो मतलब 1/10 कितना होना चाहिए? तो आप लोग, अच्छा ये तो होना चाहिए, लेकिन कोरम किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 100 में लिखा है। ऐसा किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 100 में ऐसा लिखा है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया। अब इसका जवाब मैंने आप लोगों को दिया। अंडर आर्टिकल नंबर 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितना परसेंट मेंबर होना चाहिए? 10%। 10% का मतलब है टोटल का 1/10, टोटल का 1/10 होना चाहिए, तभी वो चीजें कार्रवाई होगी। अब ये भी बताया है आर्टिकल नंबर कौन सा आएगा? 100। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, सेकंड लास्ट सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इस टाइप की वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपके सजेशन का स्वागत रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो जब तक आप मुझे सजेस्ट नहीं करोगे तो मैं आपकी जो डिमांड है उसे कैसे पूरी करूंगा। आप मुझे डायरेक्ट लिखिएगा और गुप्ता क्लासेस आपको सारी फैसिलिटी, सारी वीडियोज बना के देता रहेगा, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है। अब देखो क्या लिखा है। Which article of Indian Constitution deals with the discrimination against any Indian citizen or various grounds? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? बताइए। आप लोगों को मालूम है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है और उसमें से जो पहला मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट, उसका नाम है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार में आप लोगों को मालूम होना चाहिए आर्टिकल नंबर 15 कहता भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जिस देश में हम रहते हैं वहां 5 प्रकार की भेदभाव होते हैं, उन 5 प्रकार के भेदभावों में तो आर्टिकल नंबर 15 इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 क्या बताएगा? भेदभाव से संबंधित है कि कोई किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 प्रकार के ग्राउंड हैं। ओके, कौन कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधार पर कोई किसी के विरुद्ध नहीं जाएगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 15 में लिखित है, ऐसा आर्टिकल नंबर 15 में लिखित है। मुझे उम्मीद है सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, ये तो जग जाहिर है। जिस दिन भारत का संविधान हमारे देश पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन भारत के संविधान में केवल 8 शेड्यूल थी। आज 12 हो गई हैं, तो 4 अनुसूचियां ऐड हुई हैं भारतीय संविधान में, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, इस तरीके से आज टोटल 12 शेड्यूल हो गई हैं। अगर आप देखोगे 9वीं शेड्यूल, 9th नंबर की शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट में हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। 10th नंबर की शेड्यूल अगर आप देखोगे, अब आप कहोगे सर ये सारी बताओगे क्या? रहने दो, आगे एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, घबराइए मत। तो कितनी शेड्यूल है आज? आज 12 हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले कितनी थी? 8 थी। सर इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ, मैंने कहा देख लीजिएगा। ये सभी शेड्यूल हैं, ये सभी शेड्यूल हैं। ये ट्रिक है 12 शेड्यूल का। टीई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बूढ़े प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू दिखे, तो इस शब्द से 12 की 12 अनुसूचियां आपको लर्न हो जाएगी। अगर ऐसी वीडियो का लाभ उठाना है तो इससे पहले 11 वीडियो संविधान की अपलोड हो चुकी हैं। भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, उसकी पूरी सीरीज आपके लिए अपलोड हो चुकी है, और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की पूरी सीरीज आपके लिए अपलोड हो चुकी है। आप उन सब का लाभ उठाइए। इसी वीडियो की तरह सारी वीडियोस आपको लाभ देंगी, और यही गुप्ता क्लासेस का जो हमारा प्रण है कि जितने भी कॉम्पिटिटर उनके सामने बैठे हैं उन सब का लाभ हो, सबका साथ हो, सबका भला हो, सबका विकास हो। ये हमारी सरकार, हमारे देश का क्या है? नारा है, ठीक है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर टी से क्या बना? टेरिटरीज मतलब केंद्र, राज्य, कौन कौन से राज्य की सीमाएं कहां कहां तक है। ई से क्या हुआ? एमोल्यूमेंट्स का मतलब शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा, सॉरी सैलरी, एमोल्यूमेंट्स। ए से क्या हुआ? एफर्मेशन का मतलब ओथ, शपथ कौन किसको दिलाएगा। आर से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हुआ। एस से क्या हुआ? शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात हुई। ओ से क्या हुआ? अदर शेड्यूल्ड एरियाज, आपने सुना है 4 शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में स्पेशल फैसिलिटी है। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ गए होंगे, 3 लिस्ट होती है, इस सेंट्रल लिस्ट, आपने सुना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एंड इसके बाद ओ से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, आप सभी को पता 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। एल से क्या बताया? लैंड रिफॉर्म्स, लैंड मतलब भूमि, जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन की बात हुई, लैंड रिफॉर्म्स इसमें आया। अनुसूची नंबर कौन सी है? ये 9 है। 10 का मतलब डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब है दल बदल कानून के विरुद्ध। एंड पी से क्या मतलब है? पंचायत, पंचायत नंबर कौन सा है? 11 है। एम का मतलब है म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज का मतलब है नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस तरीके से 12 अनुसूचियां आपके सामने हैं। और आज की क्लास में आपने अगर ये क्लास का लाभ उठाया है, अगर इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस भी आपके सामने आती रहेंगी। और अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सबने लाइक किया है, तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ये जितनी भी सीरीज है इसको जारी रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।